हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो आज दोस्तों हमारी पहली क्लास है और हम क्लास लेने जा रहे हैं सर टैक्स की। टैक्स मतलब कि पेपर नंबर 6 इन योर ACCA स्किल लेवल। एंड स्किल लेवल का ये तीसरा पेपर है और ओवरऑल ये आपका 6 नंबर का पेपर होता है आफ्टर यू क्लियर योर फाउंडेशन लेवल। तो फाउंडेशन के बाद जब आप स्किल लेवल पर आते हो तो ये आपका पेपर नंबर 6 होता है। ठीक है। अब सर दूसरी चीज ये कि सर कैसे पढ़ेंगे हम। तो हम जैसा हमारा यूके टैक्स है और क्या फॉलो कर रहे हैं, हम कैप्लन का मटेरियल फॉलो कर रहे हैं। तो ये मैं आपको पहले से ही बता दे रहा हूं कि सर हम कैप्लन का मटेरियल फॉलो करेंगे। सो इसके ऊपर कोई भी डाउट नहीं रहेगा। बार बार हम इस बात के ऊपर मतलब इस बात के ऊपर हम बार बार ये नहीं बोलें कि सर कौन सा मटेरियल कर रहे हैं, कौन सा मटेरियल कर रहे हैं। ठीक है। हर बार इस बात को नहीं पूछा जाएगा सर। हम काम मैं आपको बता देता हूँ, जो भी होगा मैं आपको यहीं करवा करके चलूंगा और कैप्लन के मटेरियल को ही फॉलो कर रहे हैं। और सारी की सारी सी चीजें रहेंगी, साथ क्लासेस, साथ में आपके मॉक और सारी सारी चीजें आपकी यहाँ पर क्लासेस के बीच में रहेंगी। सब कुछ बताऊंगा आपको टैक। मैं एक और चीज आपको बता रहा हूँ, मैं आपकी कोई भी प्रायर नॉलेज अज्यूम करके नहीं चल रहा हूँ टैक्स को लेकर। बिल्कुल मैं आपको ऐसे समझाऊंगा एज इफ आप जीरो पे हो। तो हो सकता है आपको पहली 5-6 क्लासेस थोड़ी सी ज्यादा ऐसी लगे कि सर ये क्या बता रहे हो, ये तो हमें मालूम था। कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लगे तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि सर आप जीरो आपको मालूम है तो बहुत अच्छा है। आप जीरो से लेकर के मैं आपको चल रहा हूँ। तो आप प्लीज परेशान मत होना कि सर ये आप हमें क्या बता रहे हो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका शायद ये पहला पेपर होगा एग्जामिशंस के बाद, या दूसरा पेपर होगा एग्जामिशंस के बाद। ठीक है। तो उन्हें बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है। तो मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ इस जर्नी में शुरू करें, है ना। तो चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। F6 वर्जन सर हम यूके का लेकर के चलेंगे। ठीक है। फाइनेंस एक्ट हमारे यहाँ 2022 का हमारी क्लासेस में फॉलो होगा। ठीक है। तो हम टैक्स यूके लेकर के चलेंगे सर। तो अब एक काम करता हूं, पहले तो मैं आपको सर आपका सिलेबस दिखा देता हूँ। ठीक है। तो पहले मैं आपको आपका सिलेबस दिखा देता हूँ, सारी की सारी चीजें वहां पे क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो आइए मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर लेकर के चलता हूँ और वहां पर चल के हम आपको थोड़ा सिलेबस के बारे में अवगत कराते हैं। उम्मीद करता हूँ आप जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप देख सकते हो। मेरी स्क्रीन आप लोगों के सामने है। यस सर, बिल्कुल हमारे सामने है आपकी स्क्रीन। ठीक है। आइए एक काम करते हैं, हम चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारी क्लास नंबर, दिस इज माय क्लास नंबर 1 यूके टैक्स। तो यहाँ पर टॉपिक मेरा रहेगा आज सिलेबस इंट्रोडक्शन, सिलेबस एंड इंट्रोडक्शन। टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस। ठीक है। टैक्स क्या है, कैसे होता है, क्या है, वो सब कुछ आपको बताऊंगा। इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस, तो सारी की सारी चीजें आपको बता करके आज मैं चलूंगा। ठीक है। तो पहले एक काम करते हैं, मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि सर ये टैक्स होता क्या है, ताकि आपका एक बेस जो है वो मैं बना दूं कि सर ये व्हाट इज दिस टैक्स, ये टैक्स क्या होता है सर। एक बार आपको ये पूरा बेस पता चल गया कि ये टैक्स है क्या, उसके बाद आपके लिए चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है। तो उसके बाद हम आज सिलेबस को डिस्कशन करेंगे और आज की क्लास को बस यहीं तक रखेंगे। देखो हमेशा धीरे 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 हम क्लास में आगे बढ़ेंगे। 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे की हमारी क्लास रहा करेगी और आप भी मेरे साथ इस जर्नी में आइए, जुड़िए और मजे करेंगे, मस्ती करते हुए चलेंगे। बहुत सारी बातें बताता हुआ चलूंगा, बहुत सारी ऐसी बातें जो बुक में लिखी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें जो किताब में नहीं लिखी हैं, वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आप सब ध्यान देंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे। हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट सर पास होना तो है ही। पास होना हमारा बेसिक टारगेट है, 50 मार्क्स ये बेसिक टारगेट है। मगर हमारी क्लास, ये तो पूरा आपका ओवरऑल टारगेट है, पर हमारी इस क्लास का जो टारगेट है, ये MEPL की जो क्लास है, MEPL, हमारी जो MEPL की क्लास है, इसका सर टारगेट क्या है। इसका टारगेट है सर हमें ऑल इंडिया रैंक लेकर के आनी। ठीक है।
ऑल इंडिया रैंक लेकर के आनी है सर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। हाँ, तो चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात कर रहे हैं सर टैक्स के बारे में। और अगर मैं आपसे टैक्स की बात करूं तो टैक्स इज व्हाट इज टैक्स? क्या है टैक्स? व्हाट इज टैक्स? अच्छा सर, टैक्स क्या होता है? पहली बात तो ये बता दूं कि जितने बच्चे भी ये सोचते हैं कि सर टैक्स ना सरकार हमसे लेती है और हम सरकार को देते हैं ताकि देश का विकास हो सके, ये सब बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। टैक्स इज अ नेसेसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। ठीक है, मेरे पास आज 1.5 लाख रुपए का एक पेमेंट आता है, मगर इस पेमेंट में से मुझे 1.5 लाख नहीं मिलता। पता है कितना मिलता है? मुझे मिलते हैं 1,35,000। सर बाकी का अमाउंट कहाँ गया? बाकी का अमाउंट होता है TDS, मतलब टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। तो सरकार ने कह रखा है कि जब भी आप किसी प्रोफेशनल को पेमेंट करोगे, ठीक है, तो आप उसके ऊपर, चाहे उसकी स्लैब रेट कुछ भी हो, चाहे वो कितने भी रेट पे टैक्स पे करता हो, पर आप उसके ऊपर 10% TDS काट लोगे। तो इन्होंने मेरा 15,000 रुपए TDS काट लिया। क्यों काट लिया सर? अब देखो, मैं क्यों कहता हूं ये एक्सटॉर्शन है पैसे का। मुझसे पूछा इन्होंने? नहीं सर, नहीं पूछा। जब आपसे आप ही का पैसा काट के आपसे पूछा नहीं जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब इट्स एन एक्सटॉर्शन। इट्स अ नेसेसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। टैक्स इज अ नेसेसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी। ठीक है सर, यहां तक की तो बात समझ में आई। पर सर एक्सटॉर्शन तो समझ में आ गया क्यों है। नेसेसरी, अच्छा, जैसे अब टैक्स कोई अपनी मर्जी से पे करता है सर, कोई अपनी मर्जी से नहीं करता। नेसेसरी क्यों है? क्योंकि सर देखो, किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट को चाहिए फंड्स। अब वो फंड्स कहां से आते हैं? दैट कम्स फ्रॉम पीपल। जो लोग कमाते हैं वहां से ही सरकार के पास फंड्स आते हैं। सो इट्स अ नेसेसरी एक्सटॉर्शन। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, कंट्री को एक कंट्री की पॉलिसी मेकिंग में ये एक जरूरी चीज है। इट्स अ नेसेसरी इविल। टैक्स इज अ नेसेसरी इविल। सो नेसेसरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, इसीलिए मैं कहता हूं। अब सर दूसरी चीज ये कि कौन लेता है यूके के अंदर। अगर आप यूके की बात करोगे, यूनाइटेड किंगडम में टैक्सेशन की जो अथॉरिटी है उसका नाम है HMRC। इस HMRC का मतलब होता है हिज, पहले होता था हर, अब होता है हिज। तो हिज मेजेस्टीज रेवेन्यू एंड कस्टम्स। ठीक है, अभी तक होता था हिज हर, अब हो गया है हिज मेजेस्टी। अब वहां पर किंग का रूल आ गया, पहले क्वीन थी, तो अब HMRC हो गया है हिज मेजेस्टी। बट ये HMRC ही रहेगा। सारी की सारी कलेक्शन, अपील और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी पावर HMRC के पास है यूके के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली जो अब दो तरह के टैक्स होते हैं सर। एक, टैक्स की हिस्ट्री सर कहां से शुरू हुई? तो बहुत सालों पहले देखो, किंग का राज हुआ करता था। ठीक है, आपने लगान पिक्चर देखी होगी, है ना? तो लगान से भी बहुत पहले तो क्या होता था, जैसे किंग ने, अब मान लो किंग ऑफ अफगानिस्तान है। अब किंग ऑफ अफगानिस्तान ने अटैक कर दिया किसके ऊपर? किंग ऑफ, किसके ऊपर अटैक कर दिया? किसी एक रीजन के ऊपर अटैक कर दिया। ठीक है, मान लो इसने अटैक कर दिया पर्शिया के ऊपर। ठीक है, अफगानिस्तान के किंग ने पर्शिया के ऊपर अटैक कर दिया। अब पर्शिया हार गया। ठीक है, अब किंग जाकर के पर्शिया में तो बैठेगा नहीं, तो वो कहता था कि ठीक है, क्या तुम अपनी हार स्वीकार रहे हो? आर यू एक्सेप्टिंग टू योर डिफीट? पर्शिया का किंग बोलेगा हाँ सर, हाँ जी। जो भी बोलेगा उसको वजीर, नहीं, जो भी बोलेगा उसको अपनी उर्दू भाषा में, पर्शियन भाषा में। तो पर्शियन भाषा में बोलेगा जी बिल्कुल, आई एम एक्सेप्टिंग माई डिफीट। तो बोलेगा ठीक है, आज से तुम मेरे नाम से रूल करोगे,
और जो भी तुम्हारा पर्टिकुलर हर साल, तो एवरी ईयर तुम क्या दोगे मुझे, एक अमाउंट दोगे, अमाउंट या जो भी फूड प्लस ज्वेल, ये सब तुम हमें हर साल दोगे एज प्रोटेक्शन मनी, कि हम तुम्हारे को। अच्छा, अब पर्शिया तो इन्होंने ले लिया, अब पर्शिया के अगल बगल के जो राज हैं, जो अगल बगल के जो किंगडम्स हैं, उनको भी, उनकी भी हालत खराब। तो वो पहले ही पहुंच जाएंगे कि साहब आप हमसे ये पैसा ले लो पर हम पर अटैक मत करना, और हमें पर्शिया और इधर उधर से बचा करके रखना। बोलेगा ठीक है। तो ऊट ज्वेलरी या जो भी थोड़ा बहुत जो भी हो सकता है वो लेगा। इन्हें कहते थे, जैसे पर्शिया हो गया, अब इसका वसाल स्टेट, इसने एनेक्स कर दिया ना, पर इसको बोलते हैं एनेक्सेशन, कि अब ये भी हमारे ही कब्जे में आएगा। ठीक है, इसको कहते थे एनेक्सेशन। तो ये एक तरह का टैक्स हो गया ना, यहां से शुरुआत होती है टैक्स की। ठीक है? उसके बाद, अब क्योंकि किंग ऑफ पर्शिया को किंग ऑफ अफगानिस्तान को देना है, तो किंग ऑफ पर्शिया अपने लोगों से लेगा, तो इसने कॉमन पीपल के ऊपर, पीजेंट्स वगैरह के ऊपर, ट्रेडर्स के ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो इसने उनके ऊपर टैक्स लगाना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके पूरा टैक्सेशन का ये काम, जो सारी गाड़ी है, ये चल पड़ी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे आगे की बात, आगे की जो डिस्कशन है उसमें हम जानेंगे कि सर ये टैक्सेशन किस तरीके से लिया जाता है, डायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्सेशन क्या होता है। तो इसके ऊपर हम अब अपनी अगली चर्चा करेंगे। ठीक है सर। अब सर, दो तरह के आपके टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। तो मैं दोनों ही आपको समझाऊंगा, तो दोनों को बिल्कुल ध्यान से, शांत चित्त मन को बिल्कुल शांत करके सुनिएगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आपने आज तक जो भी सुना इसके बारे में, हो सकता है वो सही, हो सकता है सही ना हो, पर अब जो आप सुनने जा रहे हैं वो 100% सही है। दो तरह के टैक्सेस होते हैं सर, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपने सुना होगा, ये दोनों ही नाम सुने होंगे। डायरेक्ट टैक्स इज बेसिकली अ टैक्स ऑन इनकम। सर, टैक्स ऑन इनकम का क्या मतलब है कि देखो, आप जितना भी कमाओगे सरकार उसमें से आपके ऊपर टैक्स लगा देगी। ठीक है, तो मतलब मान लो आपने 10,000 कमाया, सरकार ने 30% टैक्स लगा, तो 3,000 सरकार। 1 करोड़ आपने कमाया, सरकार ने 30% टैक्स लगाया, तो वैसे इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लगाती सरकार टैक्स। सरकार टैक्स को हमेशा स्लैब रेट के हिसाब से लगाया करती है। ठीक है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से सरकार टैक्स नहीं लगाती है, राइट। तो इतना ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता है, बट हाँ, डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम। तो ये टैक्स इनकम के ऊपर है, राइट जी। तो जो भी आप कमाते हैं उसके ऊपर जो टैक्स लगता है, उस लगने वाले टैक्स को बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, या इसका एक और नाम है, इसको कहते हैं सर इनकम टैक्स। और सारी दुनिया में इनकम टैक्स लगता है, पूरी दुनिया के अंदर जो भी सैलरीड इंडिविजुअल है उसके ऊपर ऊपर इनकम टैक्स जरूर लगता है, एक्सेप्ट फॉर गल्फ कंट्रीज। कुछ गल्फ कंट्रीज में आ रहा है, कुछ गल्फ कंट्रीज में नहीं है। तो इनकम के ऊपर लगने वाला टैक्स हो गया इनकम टैक्स। ठीक है, स्लैब रेट का इस्तेमाल होता है यहाँ पर। तो आप, आपकी कैसी भी इनकम हो, अब देखो सर कौन सी इनकम हमारी हो सकती है जिसके ऊपर हमारे के ऊपर टैक्स लग सकता है। तो वो कौन सी हमारी ऐसी इनकम हो सकती है जिसके ऊपर हमारे ऊपर सरकार टैक्स लगा सकती है। देखो, अब इनकम के अलग अलग फॉर्म्स हैं। एक सर आपकी हो सकती है सैलरी, ठीक है, जो कि बहुत ही बेसिक फॉर्म ऑफ इनकम है। आप किसी के लिए काम करते हो, वो आपको एक सैलरी पे करता है। दूसरी होती है इंटरेस्ट। जैसे आपने एफडी बनाई, एफडी मतलब कि बैंक में जाकर आपने पैसे रखवाए, बैंक आपको कुछ उसके ऊपर इंटरेस्ट देता है। एफडी हो गई, सेविंग्स अकाउंट हो गया, बिल्डिंग सोसाइटी हो गया, उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तीसरी होती है सर ट्रेडिंग इनकम। सैलरी, तो सैलरी के ऊपर टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स होता है, जी हाँ। ट्रेडिंग इनकम के ऊपर भी टैक्स होता है, मतलब अगर आप बिजनेस करते हो तो जो भी आपका पैसा आता है वो होती है आपकी ट्रेडिंग इनकम। ठीक है, तो ये नौकरी पेशे वाले की
ये जो दोनों की हो सकती है, जो भी पैसा जमा कर रहा है। ये ट्रेडिंग इनकम है। ट्रेडिंग इनकम का मतलब कि सर जो आप पैसे बिजनेस करके कमा रहे हो। फिर सर एक और तरह की इनकम होती है, कौन सी सर? इसे कहते हैं डिविडेंड इनकम। एक शेयर होल्डर की इनकम होती है डिविडेंड इनकम। ठीक है। अगर आपको और अच्छे से समझनी है ये चीजें, ठीक है, नॉट फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम लाइफ पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक एक ये तो खैर है ही, ये तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ, ये आपके इनकम टैक्स के का भी पार्ट है। ये सारी इनकम्स हम पढ़ेंगे, इनकी टैक्सेशन कैसे होती है वो भी हमने पढ़ना है। बट अगर आपको अच्छी तरीके से समझनी है बातें, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। किताब का नाम है द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ठीक है, द कैश फ्लो। बट इसका कंसेप्ट थोड़ा अलग है, तो इसे टैक्स के कंसेप्ट से ना पढ़े, क्योंकि ये टैक्स में आपकी कोई मदद नहीं कर पाएगी। पर हाँ, ये आपकी लाइफ में बहुत मदद कर पाएगी। ठीक है, अगर आप कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में पढ़ते हैं, इस किताब को अगर आप पढ़ते हो, बुक रॉबर्ट कियोसाकी का की बुक है ये, रॉबर्ट कियोसाकी की किताब है। और अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो फ्रॉम नॉट फ्रॉम अ टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम अ जनरल पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप पढ़ते हो, तो ये आपकी काफी मदद ये किताब कर देगी कि लाइफ में कितने कितने तरह की इनकम्स होती हैं, और कौन सी इनकम वाले को सबसे ज्यादा टैक्स देना पड़ता है, किसको बिल्कुल टैक्स नहीं देना पड़ता। ठीक है। एक और इनकम होती है सर जिसको बोलते हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन पर टैक्स तब तक नहीं लगता, ये भी आपकी इनकम टैक्स ही आता है, पर कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स तब तक नहीं लगता। सर कब तक नहीं लगता? कैपिटल गेन पे तब तक टैक्स नहीं लगेगा जब तक, सुन लो, जब तक कैपिटल गेन आपको एक्चुअली आप अपना एसेट नहीं बेचते। कैपिटल गेन वो टैक्स है, मान लो आपने जमीन खरीदी, ठीक है, लैंड खरीदा। कब खरीदा सर? 1 जनवरी 1999 को जमीन खरीदी, और आज लैंड बाय किया। कितने का था सर? बहुत ही सस्ता लैंड था उन दिनों, मान लो 2 लाख की लैंड थी। ठीक है, आपने लैंड को सेल किया, लैंड को आपने सेल किया, आज सेल कर दिया, 2 फरवरी, 2/2/2023। सर कितने की हो गई ये लैंड? ये लैंड हो गई मान लो 5 करोड़ की। सर हो जाती है? हाँ बिल्कुल हो जाती है। ठीक है, 2 करोड़ की जमीन थी, 2 लाख की जमीन थी, 5 करोड़ की बिक गई। सर इसमें जो वैल्यू एप्रिसिएशन हुआ है, सरकार कहती है बाबू अगर इसमें तुम कमाओगे तो इसमें हम भी कमाएंगे। इसे कहते हैं कैपिटल गेन। द वैल्यू एप्रिसिएशन इज द, जो वैल्यू एप्रिशिएट हुई, पर इसके ऊपर टैक्स तब तक नहीं लेगा जब तक आप इस जमीन को बेचोगे नहीं। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं जिनकी नेटवर्थ तो बहुत ज्यादा होती है, पर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। उस नेटवर्थ पे क्यों नहीं लगता? क्योंकि सर देखो, हमने बेची नहीं, हमने जमीन बेची नहीं, हमने शेयर्स बेचे नहीं, तो हम तो शेयर होल्डर है। हमने शेयर नहीं बेचा तो हमारे पर टैक्स क्यों लगाओगे आप? ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स ही तभी लगेगा जब आपने कोई एसेट खरीदी है और फिर उस एसेट को बेच दिया है, कोई एसेट इनहेरिट करी है और फिर उसको बेच दिया है। ठीक है, वैल्यू जो ये जो वैल्यू अप्रिशिएट हुई है, इसको ही हम कहते हैं क्या सर? इसको हम कहते हैं कैपिटल गेन। कोई भी एसेट ले लो, सोना चांदी, जमीन, शेयर्स, इन सब के ऊपर लगता है कैपिटल, कुछ के ऊपर नहीं भी लगता है। जैसे इंडिया के अंदर अंदर अगर आप एग्रीकल्चर करते हो किसी जमीन पे, तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, यूके के अंदर बेटिंग और गैम्बलिंग में कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता है। आपको यूके का ध्यान रखना है, हिंदुस्तान का मत समझो, वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। बहुत सारी चीजों पर कैपिटल गेन नहीं भी लगता है। ठीक है, बेटिंग गैम्बलिंग पर कोई कैपिटल गेन नहीं है, कोई टैक्स ही नहीं है यूके में। ठीक है, कहीं पर भी नहीं है कोई टैक्स। ठीक, कैश फ्लो क्वाड्रेंट आपका मन होगा तो आप पढ़ लेना, मेरी तरफ से एक सजेस्टेड रीडिंग है आप लोगों को, तो उम्मीद करता हूं अच्छी भी लगेगी। तो ये सारे जो आपके टैक्सेस मैंने आपको बताया साहब, ये होते हैं डायरेक्ट टैक्स, मतलब सीधा इनकम हुई और सरकार ने उसमें से अपना हिस्सा ले लिया, तो ये तो होती है डायरेक्ट टैक्स। पर आपकी दूसरी तरह की इनकम होती है, आपका दूसरी तरह का टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। सॉरी, जो दूसरी तरह का आपका टैक्स है उसको बोलते हैं हम इनडायरेक्ट टैक्स। अब सर इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स आमदनी पे नहीं लगता, इनकम पे नहीं लगता। इनडायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इनडायरेक्ट टैक्स लगता है एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन पे टैक्स लगता है। अच्छा सर, मतलब देखो, बिस्कुट खरीदो, नमक खरीदो, स्टील खरीदो,
कुछ भी खरीद लो उसके ऊपर एक टैक्स लगेगा, सरकार लगाती है। आपने कई बार सुना होगा सर इस पे तो जीएसटी लग गया, इतना जीएसटी हो गया। बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने चले जाओ, वहां भी जीएसटी लगा देता है, ठीक है। इसको कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, या फिर बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। इसका कंसेप्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट का, तो हर बार टैक्सेशन होगा ऑन द वैल्यू एडेड। अभी आपको अभी नहीं बता रहा हूं, आगे आओगे तो मैं आपको इसका अभी एक एग्जांपल थोड़ी देर में बताता हूं कि कैसे सर इनडायरेक्ट टैक्स, बट ये कंजम्पशन पे लगेगा, ठीक है, ये खर्चे पे लगेगा। सरकार कहती है कि यार अगर तुम पिज्जा खा सकते हो डोमिनोज में जाकर के तो तुम्हें कर देना पड़ेगा, तुम घर में बनाओ रोटी सब्जी, हम नहीं लेंगे तुमसे टैक्स, ठीक है। पर अगर तुम पतंजलि और आशीर्वाद का आटा खरीदोगे जाके तो हम तुमसे टैक्स लेंगे, ठीक है। पर हाँ अगर तुम गेहूं खरीद करके चक्की पे पिसवाओगे हम तुमसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, ठीक है। सरकार कहती है कि अगर आप हाई एंड चीजें अफोर्ड कर पा रहे हो जिसे बेसिक्स के ऊपर, तो आपको इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी या वैट देना पड़ेगा। तो ये कंजम्पशन पर टैक्स है, आपके खाने पे, आपकी मूवी के ऊपर, मूवी देखने जाते हो मूवी के ऊपर भी टैक्स लगता है, प्लेन में ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, उसके ऊपर भी टैक्स लगता है, हर चीज के ऊपर टैक्स लगता है सर, ठीक है। तो ये कंजम्पशन के ऊपर टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स। तो अगर आपको लगता था आज तक कि सर मैं तो टैक्स देता ही नहीं क्योंकि मेरी तो इनकम ही नहीं है, नहीं, आप भी टैक्स देते हो। जब भी आप कुछ कंज्यूम करते हो, एनीथिंग कुछ खरीदते हो, ये लैपटॉप खरीदोगे, ऐसा वाला पेन खरीदोगे मेरे जैसा ये वाला, या फिर आप अपना जो है कुछ भी मोबाइल ही खरीद लोगे, नया आईफोन जा करके ले आए, तो सर इसके ऊपर टैक्स लगता है। यस सर, बिल्कुल टैक्स लगता है इसके ऊपर, ठीक है। तो इस बात को समझे और आगे भी समझाने की कोशिश करें, राइट। तो यहां तक ये है इनडायरेक्ट टैक्स। अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको लेकर के चलता हूं आपके सिलेबस के ऊपर। तो चलिए आपका सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि सर सिलेबस में क्या क्या है, और उसके बाद फिर सर मैं आपको थोड़ा एक इनडायरेक्ट टैक्स और थोड़ा समझाऊंगा जहां पर इनपुट का कंसेप्ट होता है, ताकि आज के बाद आपको वैट पूरी तरह से ना भी वैट लगभग लगभग सारा समझ में आ जाएगा, ताकि मैं जब लास्ट में आपको वैट कराऊंगा ना तो मुझे इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं डालने पड़ेंगे, ठीक है। आइए तो हम चलते हैं आपके सिलेबस की तरफ और शुरू, और आपको एक बार दिखा देते हैं कि आपके क्या क्या पूछने वाला है, ताकि आपको पता तो हो, क्योंकि द अल्टीमेट गोल इज टू पास द एग्जाम, राइट। आइए आपको लेकर के चलते हैं सर अपनी स्क्रीन के ऊपर, और वहां पे आपको आपके सिलेबस को बताते हैं। तो देखिए ये जो सिलेबस मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, ये सिलेबस बेसिकली आपका, ये जो आपका सिलेबस है दिस इज फॉर फ्रॉम जून 2023 ऑनवर्ड्स। तो ये जो आपका सिलेबस है सर, ये जून 2023 से वाले एग्जाम से एप्लीकेबल होगा, ना कि उसके पहले। तो अगर आप मार्च में कहीं ये एग्जाम दे रहे हैं तो ये सिलेबस आपके लिए नहीं है, ना ही तो ये क्लासेस है। तो हम जून 2023 के लिए ही इन क्लासेस को चला रहे हैं, और तभी के लिए आपका ये जो सिलेबस है वो वाइबल होगा। अब पहले सर मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम होगा, ठीक है, वो 3 घंटे का पेपर होता है, 3 आवर पेपर है, ठीक है। यूके टैक्सेशन में आपका जो एग्जाम है वो 3 घंटे का पेपर है। 3 सेक्शन आते हैं आपके, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है और सेक्शन सी है। सेक्शन ए में 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 2 नंबर के, तो 15 × 2 बराबर 30। सेक्शन बी के अंदर 3 केस स्टडीज है, तो आपकी केस स्टडीज आएंगी 3, ठीक है। 5 ऑब्जेक्टिव, 2 मार्क्स ईच, तो 10 × 3, तो फिर ये हो गया 30 मार्क्स का था। ये भी दोनों एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टेस्ट है तो एमसीक्यू सर, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है एमसीक्यू। सेक्शन सी के अंदर आपकी एक 10 नंबर और 2 15 नंबर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। 15 × 2 = 30। सेक्शन बी के अंदर 3 आपकी केस स्टडीज आएंगी, 3 केस स्टाइल क्वेश्चन, ईच कंटेन 5 टेस्ट क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच विच आर बेस्ड अराउंड अ कॉमन सिनेरियो, ठीक है। तो 3 आपकी आएंगी, तो 10 × 30, 30 × 30 = 60। बाकी आया सर आपका 40 नंबर का पेपर रह गया, 60 नंबर हो गए, 40 नंबर रह गया। तो एक 10 नंबर का और 2 15, तो 15 15 30 + 10 40, ठीक है। तो 15 15 30 और 10 40। सेक्शन सी में एक 10 नंबर, 2 15 कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स। तो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि बेसिकली इट्स अ सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन,
सब्जेक्टिव का मतलब है कि अब इसमें आपको अपना रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट करके देना है। पर ये बात समझ लीजिए कि यहाँ कुछ भी रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं है। आपको जो सिनेरियो दिया गया है उसी के ऊपर सवाल पूछा जाएगा। हाँ, एप्लीकेबिलिटी एप्लीकेशन आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन है, अब सेक्शन ए में तो नहीं बोल सकते, पर ये जो आपके दो 15 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये सिलेबस एरिया बी और कॉर्पोरेट टैक्स सिलेबस एरिया ई से आएंगे। तो एक आपका सिलेबस बी हो गया और एक कॉर्पोरेट टैक्स। तो ये थोड़ा इजी हो जाता है कि आपको एक कॉर्पोरेट टैक्स का तो आएगा ही आएगा। 3-4 चैप्टर है कॉर्पोरेशन टैक्स के, तो वो आप पढ़ लोगे तो आपका ये इतना 15-15-30 नंबर का तो क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है। अब देखो, टोटल जो आपका है वो है 100 नंबर का, और यह है 3 घंटे का पेपर, तो आपको 1.8 मिनट्स पर मार्क मिलेगा। तो अगर कहीं 10 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें आपने 18 मिनट लगाने हैं। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आप चलेंगे अपने सारे के सारे एग्जाम को, आप इसी कैलकुलेशन पे लेकर के चलेंगे। यू विल नॉट स्पेंड मोर टाइम ऑन एनी गिवन क्वेश्चन। तो 10 नंबर का है तो 18 मिनट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आता है आप उसको प्लीज 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 टाइम करके क्वेश्चन को किया करिए, ठीक है। आइए सर सिलेबस के बारे में पता कर लेते हैं, ठीक है। देखियो, मोटा मोटा सिलेबस क्या है उसका एक डायग्राम आपको दे रखा है, इसके बारे में जरा पढ़ लेते हैं। तो जब आप यूके के टैक्स को देखते हो और इसके सिलेबस को देखते हो, तो मोटा मोटा आपसे इनकम टैक्स और एनआईसी पूछेंगे, ठीक है। पहले तो टैक्स सिस्टम के बारे में पूछेंगे, जो सबसे पहला चैप्टर है वो मैं आपको कराऊंगा। देन इनकम टैक्स एनआईसी पूछेंगे। फिर चार्जेबल गेन्स, जिसके बारे में थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे की कि क्या होते हैं। फिर इनहेरिटेंस टैक्स, जैसे किसी का पैसा, किसी के पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का कुछ घर हो गया, शेयर्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो वो अगर इनहेरिट कर रहे हो उसके ऊपर भी जी हाँ यहाँ पे टैक्स लगता है। फिर कंपनी के ऊपर क्या टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स में आएगा, ठीक है। और फिर आपसे वैट के बारे में पूछेंगे, तो ये एक स्कोरिंग एरिया है। वैट इज अ वेरी स्कोरिंग एरिया। कॉर्पोरेशन टैक्स, जी हाँ ये भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। इनहेरिटेंस टैक्स में सिर्फ एक टेबल अगर आपको बनानी आ जाए तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग है। चार्जेबल गेन्स फॉर इंडिविजुअल्स, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा लंबा है। इनकम टैक्स एंड एनआईसी एंड लाइबिलिटीज, ये सबसे ज्यादा लेंथी एरिया है, तो इसमें टाइम सबसे ज्यादा लगता है। पर हाँ, वॉल्यूम भी ज्यादा है और प्रोपोर्शनेटली मार्क्स भी ज्यादा है, बट इनके कंपैरिजन में ये एरिया ज्यादा स्कोरिंग है। पढ़ना इसमें कम पड़ता है, स्कोर आप यहां पे ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा CBE होगा, ठीक है। आपका जो पेपर है वो पूरा का पूरा CBE का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। CBE का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। आपका जो पूरा का पूरा पेपर होगा वो CBE पैटर्न पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड। तो यहां पर आपको कोई भी पेन एंड पेपर की सहायता लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आइए यूके टैक्स सिस्टम। तो ओवरऑल फंक्शन, क्या पर्पज है टैक्सेशन का किसी भी इकोनॉमी के अंदर, क्या पर्पज होता है। प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, क्या क्या सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू तो के। एक तो इनकम टैक्स है, लिकर के ऊपर टैक्स होता है, ये सारी चीजें। तो जो एक तो इनकम टैक्स है, फिर दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स है, बता दिया आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में एक्साइज लिकर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सिस्टम्स फॉर सेल्फ असेसमेंट एंड मेकिंग ऑफ रिटर्न्स। सेल्फ असेसमेंट की बात कर रहा है, मतलब कि देखो टैक्स के अंदर क्या होता है, सरकार का कोई आदमी आकर के आपसे ये नहीं बोलता कि तुम्हारा इतना टैक्स बना है, हर घर में जाकर के वो कलेक्शन नहीं करता है। वो कोई बिजली का बिल की तरह टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। वो बोलता है कि भाई देखो खुद बताओ कि मेरी इतनी इनकम थी और खुद ही डिक्लेयर कर दो, ठीक है। देन टाइम लिमिट्स फॉर सबमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, क्लेम्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग पेमेंट्स ऑन अकाउंट, प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू कंप्लायंस चेक्स, अपील्स एंड डिस्प्यूट, ठीक है। पेनल्टीज क्या क्या है फॉर नॉन कंप्लायंस, राइट। देन ये पार्ट है ए हो गया, ठीक है। अब नॉन कंप्लाई करोगे तो पेनल्टीज है। दूसरा इनकम टैक्स एंड एनआईसी। दोस्तों एनआईसी बहुत स्कोरिंग एरिया है, क्योंकि सारी की सारी इंफॉर्मेशन एनआईसी के बारे में आपको पेपर में दे रखी होती है, ठीक है। सो
एनआईसी बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। स्कोप ऑफ इनकम टैक्स देखेंगे, इनकम फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो ट्रेडिंग इनकम बोली मैंने आपको। यूके के अंदर प्रॉपर्टी इनकम भी होती है। तो जब मैं आपको टाइप्स ऑफ इनकम्स पढ़ा रहा था शुरू में, तो मैंने उस समय, शायद मेरे से स्किप हो गया है, यहां पर एक रेंटल इनकम भी आती है सर, ठीक है। प्रॉपर्टी इनकम, जो आप प्रॉपर्टी अगर रेंट पर उठाते हो तो उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी इनकम, ठीक है। तो इस इनकम के ऊपर भी टैक्स लगता है। आप कुछ भी कर लो, सरकार आपके ऊपर टैक्स लगा के ही दम लेगी, कुछ भी कर लो, बच नहीं पाओगे, ठीक है। प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट इनकम, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन, तो पूरी कंप्यूटेशन भी देखेंगे। एनआईसी के बारे में पढ़ेंगे, एनआईसी नेशनल इंश्योरेंस, जैसे यहाँ पर पीएफ होता है, यूके के अंदर एनआईसी होता है। यूज ऑफ एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ, तो बहुत सारे जैसे पर्सनल अलाउंस हैं, कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, रिलीफ्स भी हैं, वो सारी चीजें भी हम पढ़ेंगे, टैक्स प्लानिंग के अंदर काम आती हैं, ठीक है। चार्जेबल गेन्स फॉर इंडिविजुअल्स, तो कैपिटल गेन क्या होते हैं, स्कोप क्या होता है, बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है, गेन एंड लॉसेज ऑन डिस्पोजल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये भी पढ़ेंगे। डिस्पोजल ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग दोनों ही है। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन्स, यूज ऑफ एग्जेम्पशन एंड रिलीफ, यहां भी कुछ एग्जेम्पशन मिलती है, एनुअल रिलीफ वगैरह मिलते हैं, यहाँ पे ये हम पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस टैक्स के अंदर क्या बेसिक प्रिंसिपल है, यहाँ लॉस ऑफ वैल्यू का प्रिंसिपल होता है, लॉस ऑफ वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर मार्केट वैल्यू वगैरह से कोई लेने देना नहीं है, लॉस ऑफ वैल्यू के प्रिंसिपल्स पे काम होता है। लाइबिलिटीज अराइजिंग ऑन चार्जेबल लाइफ टाइम ट्रांसफर एंड ऑन डेथ ऑफ द इंडिविजुअल, यूज ऑफ एग्जेम्पशंस इन डेफरिंग एंड मिनिमाइजिंग इनहेरिटेंस टैक्स लाइबिलिटीज, पेमेंट ऑफ इनहेरिटेंस टैक्स, ये सारी बात पढ़ेंगे। तो कुछ कुछ डेफरमेंट की बात होती है इनहेरिटेंस में, वो भी पढ़ेंगे। जैसे कुछ इनहेरिटेंसेज हैं जो पोटेंशियली एग्जेम्प्ट है, मतलब 7 साल के अंदर, तो वहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो भी आपको बताऊंगा। कॉर्पोरेशन टैक्स, तो स्कोप क्या है, टैक्सेबल टोटल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, चार्जेबल गेन्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव कंप्यूटेशन ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटी करेंगे। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी क्या के बारे में जो भी टैक्सेशन की बात होती है वो सब करके चलेंगे। इफेक्ट ऑफ अ ग्रुप कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर फॉर कॉर्पोरेशन टैक्स पर्पसेस, यूज ऑफ एग्जेम्पशंस एंड रिलीफ्स इन डेफरिंग एंड मिनिमाइजिंग कॉर्पोरेशन टैक्स लाइबिलिटीज, और फिर लास्ट में करेंगे हम वैट, इसको कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। दिस इज योर इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैट के बारे में पढ़ेंगे। अब सर मैं चाहता था कि आपके साथ आपको थोड़ा सा वैट के बारे में भी बता दूं, पर मैं अब ये सोचता हूं कि सर अभी आपको वैट के बारे में ना बता करके, वो जो इनपुट का पूरा सिस्टम है वो ना बता करके, मैं एक काम करता हूं, मैं आपको वो कराऊंगा जब मैं वैट शुरू करूंगा, तो पूरी सिलसिलेवार तरीके से, वरना आधा इधर आधा उधर हो जाएगा और इसकी वजह से कुछ हो नहीं पाएगा। तो मैं सोचता हूँ कि आपको आज के लिए इतना काफी है, छोटी सी आज क्लास रखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसको, ताकि आप भी जो बातें हमने आज करी उन्हें समझ पाओ और अच्छे तरीके से आगे ले जा पाओ। नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे आगे, जब आपसे मिलेंगे हम, तो हम आपके साथ में और काफी सारी बातें करेंगे, और तब आपको एक्चुअली यूके का टैक्स पढ़ाएंगे, उसका स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। तो उसके लिए आप रहिएगा बिल्कुल तत्पर, तैयार। हमारी क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे और संडे होंगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे, ठीक है। तो इन 3 दिन हमारी क्लासेस हुआ करेंगी, ठीक है। चलिए सर, थैंक यू सो मच, सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।